नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर क्लास 8 मैथ्स के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देने वाले हैं, जिसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 रहेंगे और यहाँ पर जो पूर्णांक है ना वो 80, यानी 80 नंबर का ये कंप्लीट जो आपका पेपर है वो होने वाला है, जिसमें 15 आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसका आंसर आपको ऑब्जेक्ट यानी ऑप्शन में ही देना है। ऑप्शन रखते हुए इसका आंसर आपको दे देना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है a बटा b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम के लिए क्या होता है कि कोई भी जो संख्या होती है उसका आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना होता है, तो उसका चिन्ह बदलना पड़ता है। यदि वो प्लस की हो तो उसको माइनस का करना पड़ता है, माइनस की हो तो प्लस का। यहाँ पर a बटे b देखो प्लस की है, तो आपको इसमें a बटे b माइनस की चेक करनी है और a बटे b माइनस की ये रही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है 3x बराबर है 21 में x का मान होगा। यहां पर आपसे x का मान पूछा गया है, तो x का मान यहां पर कितना होगा। 3x बराबर 21 है, तो 3 और x के बीच में जो चिन्ह है ना वो यहां पर किसका है, गुणा का है। तो 3 गुणा x बराबर 21, और गुणा का जो निशान है वो आपको पता है भाग में चला जाएगा। 21 में आप 3 का भाग लगाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। रेखिक समीकरण जैसे इस टाइप का कोई समीकरण होता है x प्लस 4 बराबर 10, तो ये एक रेखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर चर है ना उसकी पावर कितनी है, 1। जिसमें चर की पावर 1 होती है उसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। अब आपके पास कोई चतुर्भुज होता है ये वाला, ठीक है, ये चतुर्भुज है। अब ये कह रहा है कि आमने सामने के बिंदु, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये कह रहा है कि ए को यदि हम सी से मिला दें, आमने सामने वाले बिंदु को मिला दें, तो यहाँ पर ए सी क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण, और बी डी भी इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण। तो चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है। यदि आपके पास कोई चतुर्भुज है, वो भी कौन सा चतुर्भुज है, समांतर है, तो इसकी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो इसने बोला सम्मुख भुजाएं क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये बिल्कुल बराबर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो 2000 जो 25 है ना, ये 45 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 441 21 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये तीनों तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये जो 79 है ना ये किसका भी वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर 79 यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा, यानी आपको इकाइयों को गुणा करके चेक करना। जैसे 82 में 2 है, अगर आप 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, यहाँ भी नहीं आया। 1 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, यहाँ भी नहीं आया। लेकिन यहाँ पर 9 है, 9 को 9 से गुणा करेंगे 9 नाम 81, 81 में 1 आ गया ना 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 109। फिर कह रहा है कि 120 का 80% होगा। 120 का आपको निकालना है 80%, का मीन्स गुणा 80%, 80% है, परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। 1 0 से 1, दूसरे से 2 0 काट देंगे, और 12 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 12 अंटे 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब अगर आपके पास त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग की बात करें, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग, तो यहाँ पर अंतः या बाह्य कोण तो लिखा हुआ नहीं है, तो त्रिभुज का कोण है तो आप अंतः समझेंगे, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अगर ये बोल देता त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है, तो फिर वो 360 हो जाता। बाह्य कोणों का योग, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कोई भी क्यों ना हो, बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। फिर इस 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 6xy को और 4x स्क्वायर को गुणा करना है। आपको किस किस को गुणा करना है, 6xy को गुणा करना है 4x स्क्वायर y से। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। x की पावर 1 और x की पावर 2, ये हो जाएगी x की पावर 3 और y की पावर 1। 24 x क्यूब y,
और 24x³ y आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का व्युत्क्रम, यहां पर जो व्युत्क्रम शब्द है ना, ये आपको ध्यान रखना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? संख्या को उल्टी करनी पड़ती है, अंश को हर में, हर को अंश में। तो ये जो 5 है, 5 का मतलब ये है 1 बट्टे में आ जाएगा, यानी 5/1। इसको उल्टा करेंगे तो इसका व्युत्क्रम कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5/1 का उल्टा हो जाएगा 1/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। फिर बोला गया a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके समान है? यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। चेक करते हैं, ये वाला आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा। 2 अंकों की संख्या ab को लिख सकते हैं। इसमें a और b, जो b है ना वो तो इकाई है। b क्या है यहाँ पर? इकाई। इकाई का अंक कौन है? b। और दहाई का जो अंक है ना वो कौन है? a। जब 2 अंकों की संख्या बनानी हो तो इकाई वाले अंक को तो गुणा करना पड़ता है 1 से, और दहाई वाले अंक को गुणा करना पड़ता है किससे? 10 से। इकाई 1 से गुणा होती है, दहाई का अंक 10 से गुणा होता है। b को 1 से गुणा करेंगे b आएगा, और 10 को 1 से गुणा करेंगे ना तो 10a आएगा। तो वो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी? b प्लस 10a या 10a प्लस b। तो 10a प्लस b आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो जब a b को आपको लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस b के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 15/16, यानी क्या है? 15/16 XYZ। इसमें कह रहा है कि XYZ का गुणांक, मतलब इस XYZ को उठा लो, यहाँ से गुणांक का मतलब जिसका गुणांक होता है उसको उठा लो। तो बाकी कौन बच गया? 15/16। तो इसका जो गुणांक है ना वो 15/16 ही आ जाएगा। अब आपके 15 क्वेश्चन जो हो गए हैं, अगले जो 5 क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाले हैं। तो इसमें कह रहा है कि समीकरणों में सदैव कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समीकरण में हमेशा ये जो बराबर का चिन्ह है इसका प्रयोग हमेशा होता है। प्लस का प्रयोग कभी होता है, कभी नहीं होता। माइनस का हो सकता है, नहीं हो सकता। गुणा और भाग, यानी ये जो चिन्ह होते हैं वो कभी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन बराबर का चिन्ह एक समीकरण में हमेशा आता है, तो इसमें बराबर का चिन्ह रहेगा। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होती है। भाई कोई भी जो संख्या वर्ग है, जैसे अपन 10 का वर्ग करें तो 10 के वर्ग में 0 आते हैं, 200 होता ना। उसी प्रकार से अगर हम 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग होता है 10,000, जिसमें 0 कितने आए? 4। अगर अपन 1000 का वर्ग करेंगे तो 1000 के वर्ग में आपको मिलेगी 0 कितनी? 6 0 मिलेगी। तो देखो 2 0 होगी या 4 0 होगी या 6 0 होगी या 8 0 होगी। तो 2 4 6 8 10 ये इतने शून्यों की संख्या हो सकती है, और इनको हम हमेशा क्या कहते हैं? सम। यानी अंकों की संख्या होगी ना 0 की संख्या, तो वो कितनी होगी? सम होगी। ब्याज का संयोजन क्या हो कि ब्याज की दर आधी हो जाए? ब्याज का संयोजन आप अर्धवार्षिक कर दीजिए। जब संयोजन क्या होगा? अर्धवार्षिक होगा तो दर अपने आप आधी हो जाएगी। ठीक है। 2/8 x⁴ में x⁴ का गुणांक, इसमें से आप x⁴ को उठा लो, बच गया कौन? 2/8। इसका जो गुणांक है ना वो कौन है? 2/8 ही आ जाएगा। किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो यह संख्या, भाई किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या 2 से, 5 से और 10 से, इन तीनों से क्या हो जाती है? विभाज्य होगी। तो आप 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो और 10 भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब तक हमने इसके टोटल जो 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 16 की पावर -1 है और 5 की पावर 3 है और 2 की पावर है ना वो -4 है। तो ये अपन दूसरे पृष्ठ में रख लेते हैं क्वेश्चन को, और अच्छे से आप इसको समझ लेना कि क्वेश्चन को अपन सोल्व कैसे करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है जो 16 है इसकी पावर -1 है, जबकि 5 की पावर 3 प्लस में है, और बट्टे में जो 2 है ना इसकी पावर -4 है। जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपके पास और उसको सोल्व करना हो तो जो ऋणात्मक घातांक है ना उसको आपको पॉजिटिव धनात्मक घातांक में बदल लेना है, और ऋण घात को धन घातांक में बदलने के लिए उनका स्थान बदलना पड़ेगा। अंश तो हर में लाएंगे, हर है तो अंश में, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी 2 की पावर -4 है, ये ऊपर जाकर के 2 की पावर 4 हो जाएगा। 5 की पावर 3 तो पहले से प्लस का था,
16 की पावर 1 है ना, ये नीचे आकर के प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 को आप 4 बार गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 5 की पावर 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 25, 25 5 125 और बट्टे में 16। 16 से 16 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 125। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका आंसर 125 आ जाएगा। लेकिन इसको इसी तरह से कंप्लीट सोल्व करना है, इसका आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। फिर इसका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 4 की पावर 3 है गुणा 4 की पावर 2 और होल स्क्वायर है और भाग का निशान है और 4 की पावर 2 है। देखिए जब आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो वहां पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं अपन, कौन सा, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n बराबर होता है 1 की पावर m प्लस n, यानी उनकी घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पर बेस में कौन है, 4 समान है, 3 और 2 को हम जोड़ देंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 5, और इसके ऊपर है स्क्वायर और ये भाग का 4 की पावर 2। एक फार्मूला और भी था, जब पावर के ऊपर पावर होती है ना तो वो पावर हमेशा गुणा कर दी जाती है। तो यहां भी देखो 5 पावर में थी, इसकी भी ऊपर पावर कितनी है, 2। तो पावर के ऊपर पावर होने का मतलब ये गुणा होगी, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका चलता चला जाएगा। 4 की पावर 10 भाग 4 की पावर 2, यानी ये फार्मूला इस टाइप से काम करेगा, 1 की पावर m भाग 1 की पावर n। जब भाग का निशान हो और आधार समान हो तो उनकी घातांकें घटा दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4 की पावर 10 माइनस 2 यानी कि 4 की पावर 8। तो इसका राइट आंसर है ना वो 4 की पावर 8 बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में वो कह रहा है कि इसका योगफल ही आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है किसका। तो 5वें क्वेश्चन में है 5/6x प्लस 7/6x और प्लस 1/6x है। तो देखो बट्टे में सभी के 6 है तो इसका लघुत्तम तो आएगा 6 का 6। तो ये तो रहेगा 5x का 5x, ये 7x ही आएगा और यहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ x। तो 7 5 12 और 1 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 13/6x। इस तरह से इसका आंसर ये बन जाएगा। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6वें में लिखा गया है कि 1:4 है। 1:4 क्या है, 4 है, और 1:4 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो 1:4 को जब आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप इसको लिखेंगे 1/4, और प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हमेशा 100 से गुणा करना पड़ता है। हम जैसे इसको 100 से गुणा करेंगे, 4 इसको काट देगा कितनी बार में, 25 बार में। तो 1/4 यानी 1 है ना वो 4 का कितना प्रतिशत है, तो उसका 25% हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। किसका, 8000 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा है, इसमें 8000 का आपको अभाज्य गुणनखंड मेथड से घनमूल निकालना है। तो 8000 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो इकाई अंक 0 2 का भाग जाएगा तो 8000 में जाएगा 4000 बार। फिर आप 2 का भाग लगा देंगे तो 2000, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो 1000, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो 500, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो 250, फिर 2 का भाग लगाएंगे 125। अब 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा 25 बार, 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब घनमूल आपको निकालना है किसका, 8000 का। 8000 का घनमूल। घनमूल में क्या होता है कि 3 अंकों में से आपको 1 अंक लेना पड़ेगा जोड़े में समान। तो ये 3 2 हो गए ना, 1 2 3, इनमें से 1 2 आएगा गुणा। यहां भी देखो ये भी 3 2 हो गए तो इनमें से 1 2 और आ जाएगा, और यहां पर ये 3 हो गए 5, इनमें से 1 5 आ जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो कितना हो जाएगा, 20। यानी 8000 का घनमूल है ना वो कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 42 का वर्ग ज्ञात करना है। 42 का आपको स्क्वायर निकालना है। अब 42 का वर्ग का मतलब ऐसा नहीं करना आपको 42 गुणा 42 नहीं करना, ठीक है ना। 42 का वर्ग अपन निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी बीजगणित की सहायता से। तो 42 का आपको स्क्वायर चाहिए।
तो 42 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे। अब यहां पर एक फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है और प्लस का b स्क्वायर होता है। अब a की जगह कौन है 40, तो आप लिखेंगे 40 का स्क्वायर, 2 की जगह 2 आएगा, इंटू a की जगह कौन आएगा 40 और b की जगह कौन आएगा 2, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 40 का स्क्वायर, 40 को 40 से ही गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 2 जीरो, यहां हो जाएंगे 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 1 जीरो 160, और वो हो जाएगा 2 की स्क्वायर यानी 4। तो इनको अपन जोड़ेंगे तो जो 4 का तो 4 आ जाएगा, फिर 6 का 6 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1, इसका आंसर होगा 1764 यानी 1764। तो 42 को 42 से गुणा करेंगे तो भी इतना आएगा, लेकिन वहां पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी क्लास जो 8 है उसमें आपको इसी मेथड का प्रयोग करते स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि आयत की परिभाषा दीजिए। तो आयत की परिभाषा आप दे सकते हो कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, या अपन यूं भी कह सकते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम आयत कहते हैं। इस तरह से आप इसकी परिभाषा दे सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी है 5। यानी यहां पर जो बहुभुज दे रखा है उसमें जो भुजाएं है ना वो कितनी है 5 है, यानी n बराबर कितना है 5। अब आपको समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला होता है समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है n-2 गुणा 180 और बट्टे n। ये फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे। n है भुजाओं की संख्या और उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 है, तो आप n की जगह 5 रख लेंगे, तो n की जगह अपन 5 लिखेंगे, 5-2 गुणा में 180 है ही, और बट्टे में n की जगह भी कौन आएगा 5, 5 में से 2 कम कर देंगे 3 आ जाएगा, गुणा 180 है ही, बटे में कौन है 5, ये 5 इसको काट देगा, 5 × 15 बचे 3 0 30, 5 × 30 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 दिया 108 डिग्री। तो समबाहुभुज जिसमें भुजाएं कितनी हो 5, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण है ना वो 108 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण का या प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला होता है n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 और बाई n, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 2x - 3 बराबर x + 2, ये एक समीकरण है और इस समीकरण को आपको यहां पर सरल कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में समीकरण था 2x - 3 बराबर x + 2, इसको हम सरल करेंगे तो ये चर है और ये भी चर है, तो ये वाला चर इस चर की तरफ जाएगा, ये और ये अचर है ये दोनों एक साइड रहेंगे, तो इस अक्ष को प्लस का अक्ष इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का अक्ष हो जाएगा, 2x और प्लस का अक्ष इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस का अक्ष, बराबर में 2 किसका है प्लस का है पहले से ही, 3 यहाँ पर किसका है माइनस का, इसको हम बाहर निकाल देंगे ना तो ये 3 यहाँ पर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 2 अक्ष में से आपका एक अक्ष कम हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर एक अक्ष आएगा और 2 में 3 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जब आप समीकरण को हल करेंगे तो अक्ष का जो उत्तर है ना वो आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में भी आपको इसको सरल करना है। किसको सरल करना है, माइनस का 2/3 है, गुणा में 4/5 है और गुणा में 6/16। इसको सरल करने के लिए अपन संख्याओं को काटेंगे, काटने के लिए ये जो 4 है ना 16 को काट देगा कितनी बार में 4 बार में, 4 चौके 16, ये 3 6 को काट देगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 2 बार में, ये 2 इस 4 को काट देगा 2 बार में और 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा, ऊपर तो सिर्फ एक ही बचा, ऊपर कौन बचा 1 और नीचे कौन बचा 5, इसका आंसर हो जाएगा -1/5। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपको -1/5 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब परिमेय संख्याएं तो लिखनी है ना आपको। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी, तो 2 के पीछे चले जाओ, 2 के पीछे जाएंगे 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो आपसे बोला गया था 5 छोटी परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 2 से छोटी 5 में आप लिख सकते हो 5 छोटी परिमेय संख्याएं, 1, 0, -1, -2, -3 हो गए ना टोटल 5। ये 5 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो, या इनके अलावा भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो पीछे की होनी चाहिए, कोई भी आप 5 संख्याएं लिख सकते हो जो इससे 2 से छोटी हो। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें इसको आपको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए आपको 0 के आगे अंक काउंट करने हैं, 0 यहाँ पर पॉइंट है, 0 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 2। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको मानक रूप में लिखना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ एक अंक के आगे आना चाहिए। अब एक अंक के आगे आने का मतलब पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में, जबकि पॉइंट था यहाँ से पॉइंट यहाँ जाएगा, तो इसने कितने अंक छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक आगे आ गया। तो 8 अंक आगे आने का मतलब है कि यहाँ पर 10 की पावर -8 हो जाएगी। तो इसका मानक रूप है ना, वो क्या बनेगा, 1.2 गुणा 10 की पावर -8। ये वाला पॉइंट इधर गया, तो अगर ये पॉइंट इधर चलता इस साइड, मतलब ये वाला पॉइंट अगर यहाँ आएगा, तो फिर इसकी पावर है ना वो प्लस में हो जाएगी, जबकि यहाँ इसकी पावर माइनस में कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन में भी आपको एक समीकरण ही दिया गया है, अच्छे से देखना समीकरण क्या है। 8x है, -3 है, बट्टे में 3x है, और बराबर में कितना है, 2, इसके नीचे है 1। x का मान निकालना है, तो अपन इसको गुणा कर सकते हैं, 1 इससे गुणा होगा 8x -3 से, तो ये 8x -3 ही आएगा, और 3x को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ये चर है, ये चर है, इन दोनों को अपन एक साइड रखेंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा 8x प्लस का 6x यहाँ करके माइनस का 6x बन जाएगा, और बराबर में कितना है 3। अब 8x में से आप 6x को घटा देंगे, तो 8x में से 6x जाएंगे तो कितने x बचेंगे, 2x, और 2x किसके बराबर, 3 के बराबर। बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का, गुणा जाएगा भाग में, तो x का उत्तर यहाँ पर बन जाएगा 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो x है उसका आंसर आपको 3/2 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए y और 100 बिल्कुल बराबर रहेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 100, कारण लिख दो सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। y का पता चल गया। अब y का आपको पता चल गया, तो x और y में भी रिलेशन है कि यहाँ पर x और y इन दोनों का जो जोड़ है ना वो 180 हो जाएगा, कारण समांतर चतुर्भुज के ये आसन कोण कहलाते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर, ये दोनों एक ही भुजा पर इनका जोड़ 180 होगा, ये दोनों एक ही भुजा पर इनका जोड़ 180 होगा, इन दोनों का जोड़ भी 180, इन दोनों का जोड़ भी 180, कहीं से भी ले लेना। अब हम y को जानते हैं, y की जगह कितना था 100, तो x बराबर 180, y की जगह लिखेंगे 100 जो कि प्लस का बाहर निकालते ही माइनस का, 100 घट जाएगा 180 में से तो 80 बचेगा, तो ये जो x है ना वो कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। x 80 का होगा तो x और z तो यहाँ पर बराबर है, क्यों, सम्मुख कोण, तो x बराबर z, तो z है ना यहाँ पर वो भी कितने डिग्री का जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 252 में भाग देने पर जो भागफल आए ना वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसलिए हमें भाग लगाना है, तो 252 का आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। इकाई अंक 2, 2 का भाग दे देंगे, 2 में 2 का भाग एक बार, 5 में जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार, 1 और 2 12, 12 में गया 6 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे 6 और 3, 63 बार चला जाएगा। 63 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का लगा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बार। 21 में फिर 3 का लगा देंगे 7 बार, और 7 में 7 का लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जोड़ा पूरा बना हुआ है,
और ये भी जोड़ा पूरा बना हुआ है। इस 7 का यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 का भाग देने पर, यानी 252 में किसका भाग लगाना पड़ेगा, 7 का भाग लगाना पड़ेगा। 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो इसका आंसर यही बन जाएगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात करना है। जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने 8000 का निकाला था ना, वैसे ही 512 का भी निकाल लेना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। तो हम निकालते हैं 512, 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 1 और 1 11, 11 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 1 और 2 12 में जाएगा 6 बार। अब फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 5 में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार बच गया, 1 और 16, 16 में जाएगा 8 बार, 128। फिर से आप 2 का भाग लगाएंगे, 12 में जाएगा 6 बार और 8 में जाएगा 4 बार, 64। 64 में आप फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 6 में तो जाएगा 3 बार और 4 में जाएगा 2 बार, 32। 32 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 16। 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4। 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 और फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 1। अब घनमूल के लिए क्या है कि आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के, 3-3 अंकों के। तो एक तो देखो ये 3, 1 2 तो ये लिख लो, और ढूंढो 3, ये तीनों सेम है तो ये 1 2 और आ गया, और यहाँ पर ये तीनों भी सेम है तो 1 2 और आ गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका जो घनमूल है ना वो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको a तथा b का मान ज्ञात करना है, जहां a तथा b एक अंक की संख्या है। तो a तथा b का मान ज्ञात करना है इस प्रकार से कि 3a और नीचे कितना है 2 5 और प्लस, इनको जोड़ने पर b और 2 आना चाहिए। अब देखो एक की जगह में कौन सी संख्या लिखनी है एक अंक की कि जिसको हम 5 में जोड़ें और 0 हो जाए। तो देखो अगर एक की जगह 1 होगा तो 5 और 1 से 2 तो होगा नहीं, तो हम एक की जगह रख लेते इसमें कितना 7। अगर हम a बराबर 7 रख लें तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 का हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगी हासिल की। उस हासिल को जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 2 6, तो ये जो b है ना इस b का मान कितना हो जाएगा 6। तो हमें पता चला a बराबर 7 होगा और b बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 37 में 25 को जोड़ेंगे तो जोड़ यहां पर 62 आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 20। 20वें क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्कूटर है वो 42,000 रुपए में खरीदा गया, 8% वार्षिक यानी पर ईयर हर साल की दर से मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी हर साल उसमें 8% की कमी होती है। वो कहता है 1 साल बाद या 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो 42,000 का अपना 8% निकालेंगे, 42,000 का 8%, क्योंकि कमी 8% की तो होती है, तो 42,000 का 8% निकालेंगे, 42,000 गुणा 8 और परसेंट के लिए बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे, 8 को 0 से गुणा किया 0, 8 दूनी 16 हासिल किया 8 32 और 1 33, 3,360 रुपया उसका कम हो गया, अवमूल्यन हो गया, इतना कम हो गया। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, तो स्कूटर का मूल्य कितना था 42,000, जबकि 42,000 में से कितना कम करना पड़ेगा 3,360। देखो पहले 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, फिर हासिल 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ बचा एक हासिल 11, 11 में से 3 गए तो 8 और यहाँ पर बच गए 3, 38,640 रुपए में वो स्कूटर 1 साल बाद में बिकेगा, या उसकी कीमत 38,640 रुपया हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात है 5:7, उनकी वर्तमान आयु है 5:7, तो दोनों की अपन आयु मान लेते हैं। माना राहुल की आयु 5x, माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष, क्योंकि इसका अनुपात 5 था, और हारून का अनुपात कितना है 7।
अतः हारून की वर्तमान आयु 7x। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी। यानी 4 वर्ष बाद में इन दोनों की आयु को जोड़ देंगे तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो राहुल 4 वर्ष बाद कितने का होगा, 5x में हम 4 जोड़ देंगे, ये 4 वर्ष बाद में राहुल की आयु। और हारून कितने का होगा, ये 7x + 4 का हो जाएगा। दोनों की आयु को अगर हम जोड़ देंगे तो इनका जोड़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब 5x और 7x तो जुड़ करके हो जाएंगे 7 और 5 12x, 4 में 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8, बराबर कितना है 56। 8 को हम बाहर निकाल देंगे तो 12x बराबर 56 - 8, 56 में से आप 8 निकाल देंगे तो 48 बच जाएगा। 12x बराबर 48, बीच में चिन्ह किसका, गुणा का, गुणा जाएगा भाग में, x बराबर 48/12, 12 का भाग जाएगा 4 में, तो 4 आ गया। अब आपसे पूछा गया है राहुल की आयु। राहुल की आयु कितनी मानी गई थी, 5x, बीच में चिन्ह किसका, गुणा का, तो 5 गुणा x, x मीन्स 4, x की जगह 4 लिखेंगे तो 5 का 20 वर्ष। और हारून कितने का हो जाएगा, 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहां पर दे पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपको सरल करना है, यानी इनको गुणा करना है। तो 22वें का पहला जो क्वेश्चन है उसमें गुणा करना आपको a² + 5 को b² है, यहाँ पर b³ + 3 और +5। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें 3x - 2 और 4x + 6 और -5x, इसको सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए पहला काम तो क्या करना है, ये जो 2 ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो ये वाला a² इससे गुणा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे a² गुणा होगा किससे, b³ + 3 से, यानी ये इस ब्रैकेट से गुणा होगा और बाद में 5 भी इस ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा। तो +5 और 5 को आप इस ब्रैकेट से गुणा कर देंगे तो b³ + 3 और प्लस का आ जाएगा 5। अब a² को आप इससे गुणा करेंगे, a² को b³ से गुणा करेंगे, a² b³, फिर a² को 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3a²। अब 5 को b³ से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5b³, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 और ये 5। ये सारे के सारे अलग है पर ये दोनों सेम है, मतलब मिल जाएंगे एक दूसरे में। तो इसका अंतिम आंसर होगा a² b³ + 3a² + 5b³, 15 में 5 को मिला देंगे ना तो ये बन जाएगा 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इधर आप इसको भी इसी तरह से गुणा करेंगे तो पहले 3x उससे गुणा हो जाएगा तो आप लिखेंगे 3x ब्रैकेट 4x + 6, फिर चिन्ह आ गया माइनस का 2 है ना, वो भी 4x + 6 से गुणा हो जाएगा और आगे कौन है, -5x। 3x को आप इससे गुणा करेंगे 4x से, दोनों प्लस के प्लस 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 हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 और x को x से गुणा करेंगे तो x²। फिर 3x को आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18x आ जाएगा। फिर -2 को प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 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 के 4 दूनी 8x, फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 और माइनस का 5x। अब इसमें ये तो अलग है क्योंकि पावर 2x की, तो ये तो ऐसा कैसा आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, पर ये 18x प्लस का है और 8x माइनस का है, दोनों के चिन्ह असमान होने की वजह से घटा दिए जाएंगे और 18x में से 8x जाएगा तो प्लस का 10x आ जाएगा। और रह गया इसमें भी एक माइनस का 5 और रह गया, ये अगली बार कम कर देंगे अपन, ठीक है। अब 10x प्लस का है 5x माइनस का, ये इसमें से कम और हो जाएगा तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 12x²। 10x में से 5x और कम हो जाएगा तो प्लस का 5x और माइनस का 12, इसका आंसर ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम देख ही लेते हैं। फिर इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में आपको मान ज्ञात करना है। 23 में क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। किसका, एक तो लिखा गया है 1/3 है, इसकी पावर -1 है, फिर बीच में यहाँ पर निशान है माइनस का और यहाँ है 1/4 और इसकी पावर है -1, ठीक। जब पावर माइनस में होती है ना
तो उसको आपको धनात्मक बनाने के लिए अंश को हर में हर को अंश में लिख देना होता है। तो 1/3 को हम लिख देंगे यहाँ पर 3/1 और इसकी पावर जो -1 थी वो +1 बन जाएगी। और 1/4 को हम लिख देंगे 4/1, तो इसकी पावर जो -1 थी वो +1 बन जाएगी। 3/1 का मतलब ये कितना रहेगा, 3 बन जाएगा। और 4/1 का मतलब ये 4 बन जाएगा। 3 में से 4 जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन वो 4 में से बचेगा, तो इसका आंसर आएगा -1। तो इसका आंसर -1 आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन देने इसमें। सेकंड में है -4 है, इसकी पावर तो बताई गई यहाँ पर 5, बीच में जो निशान है वो भाग का है, और फिर है -4 की पावर कितनी, 8। देखो दोनों का आधार समान है, -4 -4, बीच में जिन किसका है, भाग का। आधार समान और भाग का निशान हो तो उनकी घातें घटा दी जाती है। तो -4 की पावर हो जाएगी 5 -8, यानी कि -4 की पावर -3। 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का। अब इस 4 के नीचे कौन, एक ही तो ना, माइनस की पावर तो हम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा -1/4, और जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव पावर बन जाएगी। अब माइनस का चिन्ह 3 बार पर माइनस का रहेगा, एक को 3 बार गुणा करेंगे एक ही आएगा, पर 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 × 4 × 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसका आंसर आएगा -1/64। अब इसका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कह रहा है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करके निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाना है। मतलब इसको एक आपको ग्राफ में बनाना था। तो ग्राफ में बनाने के लिए अपन इसको देखो ग्राफ में बनाते हैं। तो ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन अपन इसको यहीं बना लेते हैं। सारे पॉजिटिव मान है, तो एक तो आप ये तो y अक्ष खींच लेना और इधर से x अक्ष खींच लेना, ये मूल बिंदु। यहां पर तो लिख लेना आप जमा धन। कौन सा धन है, जमा धन। जमा धन में आ गया 1000 रुपया, यहां 1000 ले लेना, यहां 2000, 3000, 4000 और 5000। इसका पैमाना लेंगे अपन 1 सेंटीमीटर बराबर किसका, x अक्ष का। दोनों का पैमाना हम अलग अलग लेंगे। पैमाना x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1000, यानी जो 1 सेंटीमीटर है ना वो 1000 रुपए के बराबर हो जाएगी। और इधर पैमाना लेंगे अपन 80 का, इधर 1 सेंटीमीटर 80 का आएगा, 80, फिर 160, फिर 240, फिर आ जाएगा 320 और फिर आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पैमाना लिख देंगे y अक्ष का 1 सेंटीमीटर बराबर 80 इकाई। अब 1000 रुपए को मिलाना 80 से, तो 1000 ये रहा, 80 ये रहा, ये मिलेगा आपका यहाँ। ठीक है, 2000 का है 160, तो ये यहाँ मिल जाएगा। 3000 का है 240, तो ये मिल जाएगा आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तो नहीं, यहाँ मिलेगा इस जगह, यहाँ नहीं आएगा। 4000 को मिलाना है 320 से, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। और 5000 मिल जाएगा आपका 400 से। और बाद में आपको क्या करना है, इनको स्केल से मिला देना है। ये सारे पॉइंट इसे मिला दोगे तो ये इसका आलेख बन जाएगा। ठीक है, और इसमें आपसे कुछ पूछा नहीं गया था, तालिका बनानी थी। तो इस प्रकार से हमने आपका ये जो मॉडल पेपर है ना वो आपको कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये पेपर कैसा लगा। क्या आपका पेपर का आंसर पहले से आ रहा था, या अभी आपको जब मैंने ये समझा उसके बाद में इसका आंसर आपको आ रहा है।